नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। चुनाव आते ही एक बार फिर से जय श्री राम और काशीराम की विरासत पर लड़ाई तेज हो गई है। काशीराम की विरासत को लेकर के हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में एक रैली की और उस रैली में काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। बसपा प्रमुख मायावती भी कहां चुप बैठने वाली थी, क्योंकि उन्हीं के दलित वोटरों को रिझाने के लिए काशीराम की विरासत पर यह दावे जताए जा रहे थे। मायावती ने सीधे आरोप लगा दिया कि यह सब दिखावा है। उस समय दलितों की याद कहां गई थी, जब दलितों की एक सबसे बड़ी नायिका मायावती को गेस्ट हाउस कांड में मारा पीटा गया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगाए। यह लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। यह लड़ाई अभी और तेज होगी। एक तरफ जय श्री राम को लेकर के ओबीसी को रिझाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसमें सबसे आगे स्वामी प्रसाद मौर्य है। दूसरी ओर काशीराम को के नाम पर दलित वोटरों को रिझाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के सामने इस समय अस्तित्व का संकट है, क्योंकि ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस समय है और दलित वोट भी भाजपा के खाते में ही जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए दलित वोटों का और ओबीसी वोटों का सहारा बेहद जरूरी है। यह लड़ाई कहां तक जाती है, इस लड़ाई के थमने के आसार हैं या नहीं है? क्या वाकई श्री रामचरितमानस के मुद्दे को उठा करके ओबीसी को रिझाया जा सकता है, या फिर काशीराम की प्रतिमा के अनावरण करने से दलित वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है? ये कई सारे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में हैं। हम पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या, कहां से ये लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद बहस पे आते हैं। ही अपने दल को मजबूत करना और जातीय समीकरण को बिठाना शुरू हो जाता है। यहाँ तक राजनीतिक पार्टियां भगवान और महापुरुषों का भी सहारा लेती हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 का महासंग्राम है। यूपी में राजनीतिक पार्टियां दलित और ओबीसी वोटरों को रिझाने के लिए कभी रामचरितमानस का सहारा लेती हैं, तो कभी भगवान राम के मंदिर का। हाल में ही अभी दलित वोटरों को रिझाने के लिए अखिलेश यादव ने रायबरेली में दलितों के मसीहा काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, अपने सरकार में दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार करने वाले लोग, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले लोग और दलित विचारधारा के विरोधी लोग जब चुनाव आता है तो बहुरूपीय का रूप धारण कर लेते हैं। चुनाव के समय अपने अलग रूप को प्रकट करते हैं। मुझे लगता है इसी रूप को बार बार बदलते हुए अखिलेश यादव जी ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब इनकी सरकार रहती है तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए कार्य करते हैं, एक जाति के लिए कार्य करते हैं, एक धर्म के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, मुझे लगता है कि सर्वाधिक अगर दलितों के लिए कोई कार्य किया हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया और खुद की लड़ाई बीजेपी से बताया है। अब देखना यह होगा कि ओबीसी और दलित वोटरों को रिझाने के लिए आध्यात्म और महापुरुषों का सहारा लेना कितना कारगर होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हुए तो दलितों पे, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, नौजवानों पे हुए। और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि हाथरस की उस बेटी को न्याय कब मिलेगा। वो माँ आज भी अपनी बेटी के न्याय के लिए दर दर भटक रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उस परिवार को सरकारी मदद देने का, नौकरी देने का, वो वादा भी आज अधूरा है। भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा दे सकती है, सपने दिखा सकती है, दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ना दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर किसी का भी भला नहीं कर सकती। फिलहाल निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। जनता टीवी की खास। हमारे साथ आज बहस में जुड़े हैं नितेंद्र यादव, प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सुनील अर्कवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषपा के, संजय चौधरी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पैंथर धनीराम बौद्ध दलित चिंतक हैं। बातचीत की शुरुआत हम नितेंद्र यादव जी से कर रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों उनकी ऑडियो हमें नहीं मिल पा रही थी। नितेंद्र यादव जी, सवाल वही है, अचानक समाजवादी पार्टी को काशीराम जी की याद कैसे आ गई? आपसे यहीं से शुरुआत करते हैं नितेंद्र जी। उपाध्याय जी, मैंने शुरुआत में ये कहा कि अचानक याद नहीं आती है। एक तो पहली चीज ये, जो विद्यालय जहां पर इस प्रतिमा का अनावरण हुआ, ये विद्यालय बहुत लंबे समय से वहां पर मौजूद है। उस विद्यालय का नाम
मान्यवर काशीराम जी के नाम से स्थापित थे। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने 1991 में ही मान्यवर काशीराम जी के साथ एक गठबंधन किया था और मान्यवर काशीराम और माननीय मुलायम सिंह जी की जो गठबंधन हुआ था उसकी वजह से ही मान्यवर काशीराम पहली बार लोकसभा गए थे। और ये दलित और पिछड़ों का जो गठबंधन हुआ था, जिसको आज कह सकते हैं पूरे शूद्र समाज का गठबंधन, जब ये शूद्र समाज की एकता रंग लाई उत्तर प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारियों को ये लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर ये गठबंधन बना रहा। तो एक षड्यंत्र के तहत एक झूठी कहानी रची गई थी। और यह बात करना तब बेईमानी हो जाता है कि जब मान्यवर काशीराम जी के बाद माननीय बहन जी ने नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में गठबंधन किया और कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा कि घटना झूठी थी। माननीय नेताजी भी बरी हो गए थे उस मामले से। और इससे पूर्व में अगर बात करें तो जिन नेताओं के नाम उस पर आए थे, उसमें चाहे उमा खान जी का नाम हो, चाहे अन्ना शुक्ला का नाम हो, इन सबको पहले ही बहन मायावती जी ने अपनी पार्टी से टिकट दिया था और इन सबको पहले ही विधायक और सांसद बना चुकी थी। इसलिए ये बात करना बेईमानी हो जाता है। अब आज मुख्य मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फिर इस मुद्दे की क्यों याद आ रही है, सबसे ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है। और बहन जी को चूंकि आज दिक्कत ये हो रही है कि उनका लगभग अस्तित्व समाप्त हो चुका है, क्योंकि आम जनमानस ने जान लिया है कि अब आपको तो ईडी सीबीआई का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी चुप करा सकती है, लेकिन आम जनता को ईडी सीबीआई का डर नहीं है। इसलिए उसने वही पुराना गठबंधन जो मान्यवर काशीराम की विचारधारा और माननीय नेताजी की विचारधारा ने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा था, आज हम सब फिर से अम्बेडकरवादी और लोहियावादी एक होंगे और निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। और कोई आज नहीं मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी एक उस विचारधारा के व्यक्ति थे। नितेंद्र जी, अब आपकी बात कितनी सही है, ये अभी हमारे साथ में पैंथर धनीराम बौद्ध जी भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के संजय चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी से हम पहले सवाल ले लेते हैं। संजय जी, वो तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि आम आदमी को ईडी और सीबीआई से डरा नहीं सकते और दलितों का वोट और ओबीसी का वोट छिटकने का डर भाजपा को लग रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा कर रही है, उनका कहने का आशय ही है। संजय जी, मुझे लगता है संजय जी हमारे साथ लाइन पे नहीं है। खैर, पैंथर धनीराम जी, अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं नितेंद्र यादव जी, उन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना, क्या आप उससे सहमत हैं? जिस तरह से उन्होंने सफाई से कहा कि उसमें हलफनामा दे दिया गया, गेस्ट हाउस कांड जैसी कोई घटना ही नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से उसको नकार दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा अब मैं क्या कहूं। पैंथर जी, धनीराम जी, आप क्या कहेंगे इसे? देखिए, हाँ धनीराम जी, मेरा सवाल ये है, जी आप बोलिए। जो वर्तमान में सरकार है वो केवल दिखावा कर रही है। जैसे अभी आपने वर्तमान में अभी एक डीओ जारी किया इन्होंने, जिसमें अनुसूचित जात की जमीन को जो है बिना डीएम के परमिशन जो है उससे खरीदी जा सकती है। इसके पहले एक और डीओ जारी हुआ जो पहले अनुसूचित जात का जो है बच्चे जो है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में वो 0 बैलेंस पर जो है उनकी भर्तियां हुआ, निजीकरण करके जो है दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया इन्होंने। और बाबा साहब का नाम तो लेते हैं ही, लेकिन बाबा साहब को खत्म करने में कोई देर नहीं करते हैं। मेरा ऐसा मानना है यह सरकार केवल हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर केवल सरकार चला रही और दलितों, गरीबों, मजदूरों, मजबूरों का यह शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर सर लाल इमली थी, यहाँ इलगिल मिल थी, यहाँ विक्टोरिया मिल थी। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा लाल इमली से चिमनी से धुआं निकलेगा। आज वो गरीब मर गए, सारी की सारी जो है फैक्ट्रियां हमारी बंद हो गई। तो धुआं तो नहीं निकला,
लेकिन गरीब की आह निकल रही। ठीक है धनीराम जी। हमारे साथ सुभाषपा के सुनील अर्कवंशी जी हैं, कई बार हमारी डिबेट में शामिल हो चुके हैं। सुनील जी, ये जो कांसीराम को लेकर के विरासत की लड़ाई अभी जो छिड़ी है, उसमें आपकी पार्टी कहाँ है? आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी को कहाँ देखती है? भारतीय जनता पार्टी को आप इस मामले में कहाँ देखते हैं? और अभी जो पैंथर साहब कह रहे थे धनीराम जी, उनकी बात से आप कितना सहमत हैं? सुनील जी। देखिए, अभी फोन कट गया था, धनीराम की आवाज नहीं समझ पा रही थी। अपने विषय पर आ जाते हैं। भारतीय समाज पार्टी लगातार जनता के बीच में 2022 का चुनाव जैसे खत्म हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार छोटे कार्यक्रम हो चाहे बड़े कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में रहने का काम किया था, चाहे वो सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे महिलाओं के हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हो। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो, उसमें हम महिलाओं की भागीदारी कर रहे थे, महिला मंचन तैयार करके महिलाओं को आगे ले जाने का काम कर रहे थे। तो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में रह रहे थे। रही बात समाजवादी पार्टी की, अभी हमारे भाई दत्ता जी कह रहे थे कि आज नया कुछ नहीं है, ये पहले से ही दलितों के बहुत शुभचिंतक रहे हैं, मगर आज नया नया शुभचिंतक हम लोगों को दिखाई पड़े हैं, क्योंकि पहले से हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मान्यवर हमारे कांशीराम जी हो, चाहे मान्यवर हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हो, इनकी मूर्तियां तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं नया नया ही दलित प्रेम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास अभी 2022 में ब्राह्मण समाज के भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का काम किया, वो काम नहीं आया। तब इन्होंने कहा कि अब पिछड़े हमारे साथ में है नहीं, तो अब इनको किस तरीके से दलितों को लाने के काम किया जाए। तो आज जो जिस तरीके के मूर्ति लगाकर आप दलित प्रेम दिखाना चाहते हैं, जनता सब जान चुकी है, अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। और इस तरीके का जो आज समाजवादी पार्टी लेकर आई है कि दलित प्रेम दिखा रही है, तो दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। जब आप मूर्ति तोड़ने का काम करते थे अपनी सरकार में और आज मूर्तियां लगाने का काम कर रहे हैं, तो सब कुछ जनता जान रही है। तो जनता जवाब 2024 के चुनाव में पूरी तरीके से देने के लिए तैयार है। अभी उससे पहले नगर पालिका परिषद का चुनाव है, उसमें पूरी तरीके से इनको ठीक है सुनील जी। संजय चौधरी जी, अभी आपने वक्ताओं को सुना। नितिन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा डर है ओबीसी के वोट खिसकने का और दलित वोट खिसकने का। उनका यह भी आरोप हमेशा रहता है कि समाजवादी पार्टी का आरोप हमेशा रहता है कि बसपा नेता मायावती को आप लोगों ने ईडी और सीबीआई का डर दिखा रखा है, इसकी वजह से वो चुनाव में निष्क्रिय हो गई हैं और एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। ऐसे में दलितों के वोट पर समाजवादी पार्टी का हक बनता है। संजय चौधरी जी, अब सवाल आपसे है कि ये जो एक बार अभी कुछ दिनों पहले जय श्री राम को लेकर के ओबीसी की लड़ाई तेज हो गई थी और अब कांसीराम के नाम पर दलितों को लेकर के विरासत की लड़ाई तेज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने आप को कहां देखती है? संजय जी। देखिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही दलितों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार हो, मायावती जी को पहले अगर किसी ने मुख्यमंत्री बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो दलितों के लिए काम करती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो मौका लगने पर काशीराम और मायावती की मूर्तियों को तोड़ते हैं। जब अवसर आता है तो काशीराम नगर अगर बस जाता है तो उसका नाम बदल देते हैं। उनको जब भी मौका लगता है, जहां भी मौका मिलता है, दलितों के साथ विश्वासघात करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है, तब भी बसपा का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट नहीं होता। गठबंधन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का दलित समाजवादी पार्टी को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके कारनामे दलितों के विरोधी हैं, काशीराम जी के विरोधी हैं, मायावती जी के विरोधी हैं और दलितों के दमन के आधार पर ही समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार को खड़ा किया है, अपने दल को खड़ा किया है। ये उदाहरण बताते हैं कि सपा जब भी मजबूत हुई है उसने हमेशा उत्तर प्रदेश के दलितों का नुकसान किया है। इनकी सरकार में
एक निर्णय हुआ था रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसको भी इन्होंने वापस लिया। इन्हें जब जब भी मौका मिला, जहां जहां भी मौका मिला, जितना जितना भी मौका मिला, हमेशा इन्होंने दलित समाज को पीछे रखने का ही कारनामा किया है। मुझे लगता है कि ये चाहे जितने प्रयत्न करने, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव में बहरूपिये की तरह रूप बदल कर आती है। कभी वो कांग्रेस के साथ आएगी, कभी वो बसपा के साथ आएगी, कभी वो राजभर जी को ले आएगी, लेकिन चुनाव का परिणाम आते ही ये राजनीतिक दल उनका साथ छोड़ देते हैं। कभी ये बात करेंगे परशुराम का, तो कभी बात करेंगे काशीराम का, लेकिन मूल जो राम है उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। वो रामचरितमानस को लेकर भी चलाएंगे और राम के प्रति असहिष्णुता की गाली कि राम तो हवा में उड़ गए, तो ऐसे नारे देकर मुझको लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय समाज का अपमान करते हैं। ये दलितों के हितैषी नहीं है, दलितों के पक्षधर नहीं है, और पहले भी दलितों ने इन्हें वोट देना स्वीकार नहीं किया था, आगे भी उत्तर प्रदेश का दलित इन्हें वोट देना स्वीकार नहीं करने वाला है। ठीक है, नितेंद्र जी जवाब दीजिए। संजय चौधरी जी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आपसे चाहिए। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कब से दलित हितैषी हो गई? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता लोलुप पार्टी है। और आपको याद होगा, अभी उंगली मत उठाइए, अभी तो आप आधे घंटे बोले, मैंने सुना है आपको, अभी उंगली मत उठाइए, अभी शांत रहिए, मैं आपको मौका दूंगा फिर से। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, ये वही पार्टी है जिसने, जब बहन जी ने नारा दिया तिलक तराजू और तलवार, इसके बाद इनके नेता राखी बंधवाने पहुंच जाते हैं और तीन बार सरकार बनवाते हैं, सिर्फ इस कारण से कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी और बसपा फिर से पुनः एक साथ आ जाए। और आपसे बात करूं, ये बात करते हैं सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन इनका नेता पहुंच जाता है जाकर के मुजफ्फरनगर, कहता मैं तो नाम लेना भी नहीं पसंद करता हूं। अभी सुभाषपा के प्रवक्ता बिल्कुल भाजपा प्रवक्ता बनकर के बात कर रहे थे। इनके पता है कि इनके नेता की शुरुआत ही बहुजन समाज पार्टी से हुई थी, और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जब भागे थे तो कितनी गालियां बकते थे बहुजन समाज पार्टी को। इसके बाद इनके नेता गए अपना दल में, इसके बाद गए मुख्तार अंसारी की बात, इसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बना करके भाजपा के साथ गए, भाजपा को गाली देते हुए सपा के पास आए, सपा से अपने लड़कियों के एमएलसी बनवाना चाहते थे, क्योंकि तुरंत ताजा चुनाव उनका लड़का हारा था, तो सपा ने उनके लड़कियों के एमएलसी बनाना के लिए मना कर दिया। अगर वो हरवंशी जी का नाम देते तो एक बार हम लोग विचार कर लेते। तब उनको, इनके नेता को नहीं समझ में आता कि हरवंशी का नाम दे दे एमएलसी बनाने के लिए। तब इनका नेता कहता है ओम प्रकाश कि नहीं, हमारे लड़के के एमएलसी बना दो। तब ये इस वजह से जब मना कर दिया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी चमचागिरी करने चले जाते हैं। इसलिए इन नेताओं का तो कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं, जो बात आज बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, राम का अपमान कौन कर रहा है? ठीक है राम, नितेंद्र जी एक सवाल मेरा भी है। नितेंद्र जी, जी आप बोलिए, आप बोलिए। व्यवस्था है समाज में, अगर हमें कहें कि मनुवाद से इस समाज को नुकसान होता है, तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अपर क्लास का अपमान करना विषय, इसका मतलब हमारा ये होता है कि हमारा जो शोषित वंचित समाज है इसकी व्यथा बताना होता है। अगर हमें अपनी व्यथा बताना, किसी को अपमान लगता है तो मैं 100 बार करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि दलित पिछड़ा समाज जो है ये मनुवादी व्यवस्था में हमेशा पीड़ित रहा है, इसको ढोल गवार अगर सूत पसमारी कह करके ताड़ने की और पीटने की बात कही जा रही, तो मैं कहूंगा, 100 बार कहूंगा कि भाई ये चौपाई गलत है। अगर इससे किसी को बुरा लगता है तो क्या दिक्कत है? मैं तो अपना दर्द बता रहा हूं। अगर मेरा दर्द बताना किसी को अपना अपमान लगता है तो बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये उसकी मानसिकता। और रामचरित मानस की प्रतियां जलाना, नितेंद्र यादव जी, रामचरित मानस की प्रतियां जलाना कहां तक उचित है? रामचरित मानस की प्रतियां जलाई गई, इस राम उपाध्याय जी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आगे जलाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक थे वो लोग। नहीं, किसी ने नहीं किया, ये गलत है, इसकी समाजवादी पार्टी ने निंदा की। हम लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि मैं राम का कोई अपमान नहीं है, रामचरितमानस का कोई अपमान नहीं है, तुलसीदास का कोई अपमान नहीं। हाँ, उस पर अगर कोई प्रसंग गलत है तो उस प्रसंग का हम पर हम आपत्ति जताएंगे, और एक प्रसंग नहीं उसमें गलत है, उसमें बहुत सारे प्रसंग गलत हैं। अब वो राम ने नहीं कहे, वो लक्ष्मण ने नहीं कहे, बहुत सारे, जैसे समय एक दृष्टांत होता है, एक प्ले हो रहा है तो उसमें खलनायक होता है, खलनायक किसी
हीरोइन से या किसी महिला के साथ बलात्कार कर रहा होता, तो उसको हम आदर्श थोड़ी ना मान लेंगे कि यही सच होना चाहिए। इसकी निंदा सारे लोग करेंगे। अगर रामचरितमानस कह रहा है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और अगर ये सही था तो रामचरितमानस ने फिर इसको बदला क्यों? फिर क्यों दंड की जगह शिक्षा ले आए? और फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं नहीं दंड का माने शिक्षा देना है, दंड का माने, तो ढोल को कौन सी शिक्षा आप दोगे? वोकल फॉर लोकल का नारा अब एक ही लक्ष्य हमारा, आत्मनिर्भर बन जाने को अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। पशु को कौन सी शिक्षा देने जा रहे हो? ये मान लो कि हमसे गलती हुई थी, इसमें बात खत्म हो जाती है, और आगे से हम ये कहो कि हम महिलाओं को, भाजपा से क्यों गलती हुई है? अरे भाई भाजपा से क्यों गलती हुई है? तो रामचरितमानस में लिखा भाजपा से क्यों गलती हुई? रामचरितमानस कोई भाजपा की बपौती थोड़ी है। दर्द रामचरितमानस के मुद्दे पर दर्द, और रामचरितमानस में गलती नहीं हुई है। रामचरितमानस के संपादक ने पहले पेज में लिख दिया है, चूंकि गोस्वामी तुलसीदास के हाथ की लिखी कोई प्रमाणित पत्र न मिलने के कारण हम इसके शुद्ध पाठ का दावा नहीं कर सकते, पाठकगण इसके लिए हमें माफ करें। तो उसने, संपादक ने तो गलती के लिए पहले क्षमा मांग ली है। उसने कहा है कि हम शुद्ध पाठ का दावा नहीं कर सकते। जब संपादक ने क्षमा मांग ली, वही मैं कह रहा हूं, जब संपादक ने क्षमा मांग ली तो फिर आपको कहां मतलब ये अधिकार दिया है कि आप उस रामचरितमानस को, जो इतने सालों से अब तक की बेस्ट सेलर है, वर्ल्ड में अगर कोई सबसे अधिक पुस्तक बिकती है तो वो रामचरितमानस है, तो उसके बावजूद भी आपको राजनीति चूंकि ओबीसी की करनी है, आपको राजनीतिक चूंकि दलितों की करनी है, तो आप कभी कांसीराम का मुद्दा लाते हैं, कभी जय श्री राम का मुद्दा लाते हैं। संजय चौधरी जी ने एक सवाल उठाया था, उनका सवाल था कि जब कांसीराम की मूर्तियां तोड़ी गई, जब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई, जब दलितों के नाम पर जो शहर बनाए गए थे उनके नाम बदले गए, आरक्षण को लेकर के जो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के आपने उसे हटाया, तब आपका दलित प्रेम कहाँ था? उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप घुमा घुमा करके जवाब दे रहे हैं, बहुत घुमा के जवाब दे रहे हैं। आप इनका सीधा सीधा जवाब दीजिए। किसी ने ना तो अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी समाजवादियों ने, ना कांसीराम जी की कोई प्रतिमा तोड़ी। एक घटना हुई थी, सरकार जैसे ही बनी थी, कुछ अराजक तत्वों ने बहन मायावती जी की एक प्रतिमा तोड़ दी थी। सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने, उस समय नसीमुद्दीन साहब पार्टी में थे, इंद्रजीत जी उनको बुलाया था और बोले कोई प्रतिमा हो तो दे दी प्रतिमा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्थापित कराने का काम सदन में रहते हुए किया था। इसलिए, और बताइए, ये झूठे लोग जो अम्बेडकर की बात करते हैं, अभी मैं बताऊं, अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हमारे साथी भी बताएंगे, धनीराम जी बहुत विद्वान व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे पैनल में, और उनकी जो कुछ प्रतिज्ञाएं थी बौद्ध धर्म को लेकर, वो अम्बेडकर जी ने ली थी। अभी एक आम आदमी पार्टी के नेता ने जाकर के दोबारा वही प्रतिज्ञा दोहरा दी। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सर पे उठा लिया, और आम आदमी पार्टी उससे ज्यादा कायर पार्टी निकली कि उसने उस नेता का इस्तीफा तक ले लिया। ये अम्बेडकर की बात करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा दोहराने में तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, इनका हाफ पैंट गीला हो जाता है। ये क्या बात करेंगे अम्बेडकर की? अम्बेडकर के नाम पर झूठे आंसू आने वाले ये पाखंडी लोग, ये अम्बेडकर का कब सम्मान करेंगे? ठीक है नितेंद्र जी, धनीराम जी से इस मुद्दे पर धनीराम जी से ही बात कर लेते हैं। धनीराम जी, ये जो राजनीतिक परिवेश इस समय चल रहा है, आप चूंकि हमारे पास दलित चिंतक के रूप में बैठे हैं, इस समय जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है और जिस तरह से कांसीराम की विरासत के दावे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कांसीराम जी की विरासत किसके साथ रहनी चाहिए? क्या मायावती ने दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या मायावती ने सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी? और आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी मायावती जी को या मायावती की पार्टी को जिस तरह से वो गरिया रहे हैं या उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थितियों से दलित मायावती को टारगेट करने से क्या दलित सपा की तरफ जाएंगे? आपको लगता है? आप तो चूंकि चिंतक है दलितों के और बौद्ध भी आपके नाम के आगे लिखा हो, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये है क्या? हाँ, मैंने कहा पोखराय में हम 29 साल से अंबेडकर बौद्ध शिक्षा मेला लगाते जी, और मानवर कांसीराम जी ने दलितों और पिछड़ों के लिए 85% के लिए बड़ा काम किया। और बड़ा काम ये किया कि जो आज स्थिति दलितों और पिछड़ों की, बाबा साहब के बाद अगर कोई समाज सुधारक थे तो मानवर कांसीराम जी थे। वो किसी के पार्टी के बंधुआ नहीं है, जी, वो विचारधारा के बंधुआ है। विचारधारा उनकी समाज के हित में थी, इसलिए किसी व्यक्ति के, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे वो भाजपा हो,
वो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं थे। दूसरा सर, आज भी स्थिति ऐसी है, बहुत से गांव ऐसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है करीब 2950 कोरोना वादियों का अंतिम संस्कार कराया मैंने। तो आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर खटिया पे बैठने की इजाजत नहीं है। बहुत से शहर में ऐसे मोहल्ले हैं जहां अनुसूचित जात को आज भी, चाहे आप करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, लेकिन मकान लेने की स्थिति में नहीं रहते। यानी जातिवाद आज खत्म नहीं हुआ है सर, जातिवाद बढ़ावा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं। ये दुर्भाग्य है इस समाज का, और दुर्भाग्य राजनीतिक दलों का भी, जो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उसको मिटाने का प्रयास नहीं करते। चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे फिर वो विरासत को लेकर के, मूर्तियों को लेकर के लड़ाई की बात हो, या उसमें रामचरितमानस को ढकेलने की बात हो। कुल मिलाकर के हम समाज में खाइयां बढ़ा रहे हैं, खाइयां पाटने का काम नहीं कर रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आखिर इसका हल क्या है धनीराम जी? कैसे ये सब संभव होगा कि समानता आए? मुझे ऐसा लगता है कि जब सारे दल जो है ये जात के लिए काम केवल मुंह से न बात करें, उनके लिए, विकास के लिए काम करें। जैसे भाजपा भी है, विकास के लिए काम नहीं करती है, खाली मुंह से बात करती है। उसके सारा विकास मुंह से हो रहा है, और इसीलिए आज अनुसूचित जात के लोग शिक्षा लेने के लिए वंचित हो रहे हैं। हम आपको कम से कम हजारों आदमी दे सकते हैं बच्चे कि जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक छोटी सी इनकी गलती की वजह से कि जो स्कॉलरशिप था वो 0 बैलेंस पे था, वो नहीं होने की वजह से बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। ये कई हजारों की संख्या में है सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है धनीराम जी, आपका दर्द जायज है। सुनील जी, आपके ऊपर तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल से तैयार रहती है चढ़ करके। क्या आप लोगों का ऐसा झगड़ा हुआ है कि दोनों एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते? सुनील जी। देखिए, हमें बड़ी हंसी आ रही थी, अभी हमारे समाजवादी प्रवक्ता भाई कह रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है, ये सच स्वीकार नहीं करते। और सच ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 47 से 125 पर पहुंचाने का काम किया। पूर्वांचल की धरती पर जहां भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जिताने का काम किया, वहीं पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। मगर ये सब स्वीकार नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी के, क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। आज जिस तरीके से आजमगढ़ में हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी दौड़ रहे थे, दिन रात धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए लगे हुए थे, मगर इनके ही लोग कहते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी अगर यहाँ आ जाए तो शायद ये सीट हम जीतने के कगार पर होंगे और जीत भी सकते हैं। मगर माननीय अखिलेश यादव जी का क्या था? माननीय अखिलेश यादव जी निकलना ही नहीं चाहते थे, और निकले जब हमारे नेता ने कहा कि कमरे से निकलने का काम करिए, जनता के बीच में जाइए, तब निकले। जब माननीय डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, तब उन्होंने निकलने का काम किया, वरना वो घर से ही निकलना चाहते थे। ये रही है समाजवादी पार्टी की। आ जाते हैं जो हमारा विषय है, उस पर हम आ जाते हैं। अभी बहुत हमारे भाई कह रहे थे कि जो है इनकी फितरत ये रही कि ये कांग्रेस में गए। अरे आपने भी तो कांग्रेस से गठबंधन करने का काम किया, आपने भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने का काम किया, आपने भी और अन्य दल थे उनसे भी गठबंधन करने का काम किया। आपका क्या रहा कि जो आपको छोड़कर चले गए ये गठबंधन के लोग? क्योंकि आपके करने और कथनी में अंतर है। आप कहते कुछ है और करते कुछ है गठबंधन के साथ में। आप सीटें तो देने का काम करते हैं, वादा करते हैं, मगर सुबह सीट आज हमको देने का काम करते हैं, वही सीट शाम को दूसरे को देने का काम करते हैं। ये काम है माननीय अखिलेश यादव जी का, इसलिए सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। हमारे नेताजी ने कहा सत्ता में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, हम लोग तैयारी करें लोकसभा चुनाव की। घर से निकलिए, घर से निकलना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़े, महंगाई के लिए करना पड़ेगा, बिजली के लिए करना पड़ेगा, कानून व्यवस्था के लिए करना पड़ेगा, न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए करना पड़ेगा। मगर आज अखिलेश यादव जी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उस समय उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी और सच स्वीकार नहीं हो रहा था, इसलिए अखिलेश यादव जी नहीं निकल रहे थे। बात वही हुई, निकलना शुरू किया। बिल्कुल
कोई भी सरकार चुनी जाती है तो उसको विपक्ष कम से कम 2 से 4 महीने समय देता है, उसको पहली बात तो अपनी भाषा का संयम रखे। समाजवादी पार्टियों से ज्यादा हमको भी भाषा का संयम आता है। तुम्हारी औकात थी क्या कि तुम 125 सीट जिता देते? अरे एक चुनाव अकेले जीत के दिखाओ। तुम्हारे नेता को चुनौती देता हूँ कि अपने दम पर लड़े और एक सीट जीत के दिखाए, खुद अपनी सीट जीत के दिखाए। सफाया इसी 2024 में होगा। एक भी उत्तर प्रदेश में सीट नहीं जीतोगे आप। सत्ता के दलाल लोग चले आते हैं और दूसरों पर आईना दिखाते हैं। तुम्हारी हैसियत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाने का काम किया पूर्वांचल की धरती पर, और उन्हीं को आप इस तरीके की बात बोलने सदन में बोलने लायक छोड़ दिया, वरना कहीं फिर से टेम्पो चलाने चले जाते। नहीं है तुम्हारी हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट नहीं जीतोगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आने वाला समय बताएगा आपकी। अकेले लड़ो, जमानत बचाओ। आए तो थे मैनपुरी करने। आपने गठबंधन हमसे क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि हमारी ताकत थी। 1000 वोट बाहर लेके दिखाओ। आए थे मैनपुरी करने, अपनी ताकत दिखाने, भाजपा के एजेंट बन करके। 1000 वोट नहीं पाए थे लोकसभा में। रामपुर गए थे चुनाव लड़ने, 1000 वोट नहीं पाए थे। तुम्हारी आपने लोकसभा करने का काम किया है उनके साथ आपका, और आज दलित प्रेम दिखा रहे हैं। बहन जी को घोषित करिए प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव जी के अंदर दम। बहन जी को प्रधानमंत्री घोषित करिए। दलित की बेटी है, उनको सुनील जी जितवा के लाओ 50 सीटें। ठीक है सुनील जी, एक सुनील जी नहीं, ठीक है सुनील जी एक नितेंद्र जी ने एक आरोप और आप पर नितेंद्र जी एक सेकंड, सुनील जी एक आरोप और आप पर लगाया नितेंद्र जी ने। उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को एमएलसी का टिकट नहीं दिया, इसकी वजह से वो पार्टी छोड़ करके चले गए और अब भारतीय जनता पार्टी के चमचागिरी कर रहे हैं, इस तरह का उनका आरोप है। इसका जवाब सुनील अर्कवंशी जी आप दीजिए। बात नहीं हुई, ये सबूत पेश कर दे एक भी कि इन्होंने एमएलसी बनाने का काम करने के लिए कहा था, कि झूठ बोल रहे ये और इनके नेता अखिलेश यादव। ये भाजपा के एजेंट बन करके गले में तख्ती लगा के घूम रहे हो। अरे जिताओ 50 सीटें मायावती को, मैं प्रधानमंत्री बनवाऊंगा। ठीक है, आपके नेता रामगोपाल यादव जी को जवाब ठीक से देने दीजिए मुझे। ये बताइए तुम्हारी हैसियत है? हमको तुमने 100 सीटें जिताने का दावा करते हो। जाओ मायावती को 50 सीट जिता करके लाओ, हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। गलत भरवा देते, किसके एजेंट हो आप स्वयं भाजपा के एजेंट हो। आप स्वयं भाजपा को जिताने का काम करते हो। एमएलसी में किसने पर्चा गलत भरवाया? अपने लड़कियों को लेके आया था ये एमएलसी बना दो। क्यों अपने लड़कों को नाम लेकर के आया था एमएलसी बनाने के लिए? आप और आपके नेता झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम। और दलाल हो सकता है। ठीक है चलिए संजय जी, ठीक है मुझे लगता है इसमें सुनाई नहीं दे रहा है एक दूसरे की आवाज। संजय जी ये जो विरासत की लड़ाई चल रही है काशीराम जी की विरासत को लेकर के, हालांकि उसमें यह भी देखने को मिला कि रायबरेली में 2 कार्यक्रम हुए, एक स्वामी प्रसाद मौर्य का, एक मनोज पांडे का जो विधायक है। मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य की अदावत जग जाहिर है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। एक दूसरे का आपस में झगड़ा भी हुआ, एक दूसरे के लोगों के साथ मारापीटी भी इन लोगों की हुई है। और मनोज पांडे जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था, लिहाजा 2 कार्यक्रम किए गए। खैर इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी कैसे दलितों के और पिछड़ों के वोटों को अपनी तरफ रोक पाएगी? 2019 वो साल था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सामाजिक गठबंधन के नाम से सबसे बड़ा गठबंधन बनाकर खड़ा किया गया। और ये वो गठबंधन था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अपराजय गठबंधन है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन 2019 में ही हमने देखा है कि इस गठबंधन का परिणाम क्या हुआ है, इसका परिणाम क्या निकला। भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट पाए और समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन चूर हुआ। और चूर होने के मायने भी ये थे कि बसपा को समाजवादी पार्टी के 2 गुने से ज्यादा सीट मिली। देखिए ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है उत्तर भारत के में बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य का।
अगर इस जीत का विश्लेषण नहीं होगा तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक का विश्लेषण नहीं हो सकता है। ये यथार्थ सच है कि दोनों के मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के आधार पर जो बड़ी जीत हासिल की, उस जीत के आज भी परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं कि सारे के सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कुछ तो मुद्दे समाप्त हो गए हैं। पहले चुनाव में मुद्दे रहते थे बिजली, सड़क, पानी। आज एक चुनाव में आप बता दीजिए, राजनीतिक दल बिजली, सड़क और पानी की बात करते हैं क्या? समाप्त हो गया 2014 के बाद, जब से देश में एक ऐसी सरकार आई जिसने मूलभूत मुद्दों के आधार पर लोगों की शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करके जमीन पर दिखाया है। देखिए, जमीन पर जिस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसमें जाति के बिना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जमीन पर उतर रहा है। और इस उतरते हुए सामाजिक परिवर्तन की जमीनी हालात को एसी में बैठकर देखने का जो भी लोग विश्लेषण करेंगे, उनका विश्लेषण कतई सतही साबित होगा। और जो लोग ये बात करते हैं कि हम बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं, 19 का चुनाव पर परिणाम बहुत बड़ी घोषणा है, और समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव के बाद उनके साथी भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। राजभर जी ने भी छोड़ा है, केशव देव मौर्य जी ने भी छोड़ा है। नहीं गया है, कोई छोड़ के नहीं गया है। ये जो आपके एजेंट है वही भाग गए हैं। सत्ता लोगों को करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हमारा गठबंधन कायम है। वो छोड़ कर जाता है, ये बताता है कि समाजवादी पार्टी विश्वसनीय राजनीतिक दल है, इसीलिए उसका साथी उनको छोड़कर चला जाता है। तो अविश्वसनीय राजनीति के आधार पर उत्तर प्रदेश की कोई नहीं भागा। ओम प्रकाश राजभर अपने लड़कियों के एमएलसी बनवाना चाहते, तब लोगों ने कहा था किसी दूसरे का नाम दे दो। सुनील बंसी का नाम क्यों नहीं दे दिया था? राजभर भागे के नहीं भागे, केशव देव मौर्य भागे के नहीं भागे। संजय जी राजनीति से हटकर, संजय जी मेरी बात सुनिए। संजय जी, राजनीति से हटकर मेरा एक सवाल और भी है जो अभी धनीराम जी ने उठाया। उनका कहना है कि आज भी ग्रामीण अंचलों में, छोटे कस्बों में बड़े बुरे हालात हैं जातिवाद को लेकर के। दलितों को, शूद्रों को जिसे हम बोलते हैं, उन्हें खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता। कई बार ऐसी वारदातें अखबारों में आती हैं कि दलित अगर कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठ जाता है तो उसके साथ मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं। बैंड बाजे नहीं बजाने दिए जाते। आखिर अब तो सरकार आपकी है, इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनको कैसे दूर किया जाएगा? सरकार उसमें कैसे सहभागिता कर सकती है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। संजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी योजनाओं की संरचना की है, उसमें कोई भी व्यक्ति देश के अंदर मैं दावा कर सकता हूं कि ये नहीं कह सकता कि इस योजना में उसे इस कारण लाभ नहीं मिला कि वो अमुक जाति का था, अमुक धर्म का था, अमुक संप्रदाय का था या अमुक क्षेत्र का। सरकार ने अपनी योजनाओं की विश्वसनीयता इस आधार पर सिद्ध की है कि केवल योग्यता के आधार पर उसे योजना का लाभ मिल रहा है। और मैं इस बात का विश्वास करता हूं और मैं दावा करता हूं कि किसी भी योजना से एक भी व्यक्ति इस कारण वंचित नहीं हुआ होगा कि वो दलित हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, कोई भी हो। तो जो समस्याएं गरीब सवर्णों के साथ हैं, जो समस्याएं दलितों के साथ हैं, जो समस्याएं अति पिछड़ों के साथ हैं, वो सबके साथ हैं। और धीमे धीमे ये समाज आगे बढ़ रहा है। लोग इस पर आपत्तियां करते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र व्यंग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दलित से राखी बंधवाने पहुंच गए। इन्हें खराब लगता होगा, लेकिन समाज में इस प्रकार का सामाजिक सद्भाव बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भाजपा राजनीतिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, अपनी योजनाओं के आधार पर भी विशुद्ध रूप से सबसे निरपेक्ष रहते हुए
जाति से भी निरपेक्ष रहते हुए, धर्म से भी निरपेक्ष रहते हुए, संप्रदाय से भी निरपेक्ष रहते हुए, क्षेत्र से भी निरपेक्ष। मंत्री खटिक ने पत्र लिख करके कहा था, इनके मंत्री ने योगी जी को पत्र लिख के कहा था कि मैं चूंकि खटिक जाति का हूं और हमारे समाज के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए मैं इस्तीफा लिखने की पेशकश कर रहा हूं। ये क्या जवाब देंगे? मंत्री प्रमाणित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का दिनेश खटिक। क्या बात आप संजय जी कर रहे हैं? आपका प्रमाण तो आपकी सरकार में प्रत्यक्षम संजय जी, आपकी सरकार के मंत्री ने संजय जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है नितेंद्र जी, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी देखिए ये इस बात का प्रमाण है कि कोई भी अगर कोई छोटी भी घटना होती है तो उसमें संवाद होता है, संवाद के आधार पर उस समस्या का समाधान होता है, और यह समाधान का कारण ही है कि वे मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि जिसके साथ कांग्रेस से गाजर लटकाई जाती है, ये लालच दिखाते हैं लेकिन देते नहीं है। इसका ऐसी स्थिति है कि हमारा अगर संवाद बंद हो जाएगा, तो मायावती की हत्या करने के लिए हम उसकी छाती पर चढ़ जाएंगे, हम स्टेज गेस्ट हाउस में पहुंच जाएंगे और मायावती की हत्या करने पर उतारू हो जाएंगे। तो संवाद नहीं हो सकता क्या? संवाद होना चाहिए और संवाद से ही समस्या का समाधान निकलेगा। आपकी तरह हम हत्या और हिंसा पर विश्वास नहीं कर सकते। आपके साथ ही थी ना मायावती। ठीक है धनीराम जी, ठीक है संजय जी, ठीक है धनीराम जी आपसे एक सवाल है। एक मिनट, एक एक कर धनीराम जी से सवाल ले लेते हैं। पहले धनीराम जी आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि इस समय जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि दलितों का जो इस समय हितचिंतक है वो कौन है? क्या मायावती का विकल्प अभी कोई है या नहीं? मैं एक सवाल सर इनसे कहना चाहता हूं कि लाखों बच्चे हमारे, पहले तो इनसे एक सवाल करना चाहता था सरकार के लोगों से कि लाखों बच्चे हमारे जो है, जो जीरो बैलेंस पर हमारे बच्चे को एडमिशन होते थे, जो डॉक्टर इंजीनियर, वो सवाल जो है इनसे करना चाहता हूं मैं कि उसका क्या हुआ? संजय जी पहले इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? एजुकेशन, हाई एजुकेशन। मुझको लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ रही हैं, पहले आपने देखा होगा 2014 में उत्तर प्रदेश में 1800 सीटें एमबीबीएस की थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 7,600 के आसपास सीटें हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा ही होगा, और बढ़ा रिप्रेजेंटेशन के आधार पर दलितों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है, और जो बढ़ा प्रतिनिधित्व है वो निश्चित रूप से उनको लाभ पहुंचा रहा है। अगर सीटें बढ़ रही हैं तो उसमें दलितों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है, और बड़ी संख्या के आधार पर अगर दलित एमबीबीएस पढ़ रहे हैं तो ज्यादा नंबर उसमें आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ज्यादा लोगों का आना इस बात की निशानी है कि दलितों के अंदर भी और आगे बढ़कर मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, जो साइंटिफिक एजुकेशन है, इसमें उनकी भागीदारी बढ़ रही है। ये इस बात को बताती है कि सरकार ने अवसर बढ़ाकर ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। मेरी सवाल को जो है, ठीक है, गोल गोल न घुमाइए सर। ये जीरो बैलेंस पर जो हमारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, आज वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए बताइए कि आपकी क्या योजना है? नहीं, पर्टिकुलर कोई केस हो तो आप मुझे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी करके बताऊंगा आपको। मुझे लगता है कि इस पे संजय जी के पास, क्योंकि बिल्कुल अभी संजय जी के पास मुझे लगता है उसकी टेक्निकल जानकारी नहीं है, तो इस पे हम बाद में बहस कर लेंगे। खैर धनीराम जी, ये जो सामाजिक बुराई है ये कैसे दूर होगी, और ये जो सामाजिक बुराई है इसमें आज की तारीख में आप दलितों का हितैषी नेता किसे मानते हैं? क्या मायावती, दलितों का विश्वास मायावती से उठ रहा है, और क्या आपको लगता है कि इस तरह से काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने से दलित समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं? क्या आपको लगता है धनीराम जी? सर, मैं 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ। जजमेंट के बाद पूरे देश में बिना झंडा, बिना बैनर, बिना नेता, पूरे देश में लोग इकट्ठा हुए और आंदोलन हुआ। पूरे वो जो है SC/ST एक्ट जो है
वो फिर लागू हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जो खाई दूर हुई है, यानी बाबा साहब के मानने वाले या पिछड़ी जात के लोग या अल्पसंख्यक समाज के लोग सब एकजुट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई ना कोई विकल्प निकलेगा। ठीक है, हमारे पास आज समय इतना ही है। आप सब लोगों ने इस बहस में हिस्सा लिया, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई अभी 2024 के चुनाव तक जारी रहेगी। वजह साफ है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग पर और दलितों के वोट बैंक पर कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को 50% से भी अधिक वोट पूरे समाज के मिले हैं। और एक बात और है, जो तमाम सारी योजनाएं लागू की गई हैं, उन योजनाओं में बगैर किसी भेदभाव के उनका लाभ सभी वर्गों को मिला है। इसी की वजह से आज जो मिथक हैं वो टूट रहे हैं। जातिगत आधार पर या प्रतिमाओं के अनावरण के आधार पर वोट मिल नहीं रहे हैं, यही विपक्ष की परेशानी भी है। विपक्ष को भी कुछ नया सोचना पड़ेगा इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए। केवल प्रतिमाओं के अनावरण से कोई जाति किसी का वोट बैंक किसी को वोट नहीं करता। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।